साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बिहार एपीओ जो कि 7 फरवरी 2021 को इसका पेपर संपन्न हुआ है, उसका जो दूसरा पेपर लॉ वाला पेपर है उसके आंसर की को देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो इसका पहला पेपर जीएस वाला पोर्शन था उसको हम लोग उसका आंसर की देख चुके हैं। तो इस वीडियो में जो लॉ वाला पेपर है उसके आंसर की को देखेंगे कि उसका सही उत्तर क्या होगा। तो उसको प्रारंभ करते हैं। इसमें हमारे पास सी बुकलेट है। तो सी बुकलेट का जो पहला प्रश्न है वह है कि जब एक या एक से अधिक अपराध संज्ञेय हो और अनेक दूसरे अपराध संज्ञेय ना हो तब क्या पुलिस अपराधी को जमानत पर रिहा कर सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, अधिकतम अपराध संज्ञेय नहीं मानते हुए जमानत दे सकती है। दूसरा प्रश्न है कि यदि एक या अधिक अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हो और वह सेशन विचार के विभाग के तहत आता हो तब वह किस अदालत में विचारणीय होता है। तो यह जो है आपका सी आंसर सही हो जाएगा, सेशन अदालत के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्रमवर्ती और समवर्ती दंडादेश में अंतर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, ए हो जाएगा। जब कोई दोषी एक के बाद एक दंडादेश को पारित करता है तो उसे क्रमवर्ती दंडादेश कहा जाता है, और जब दंडादेश साथ साथ यथा स्वल्प दंडादेश अधिकतम दंडादेश के सहित पारित होता है तो उसे समवर्ती दंडादेश कहा जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर जो 4 है, आपराधिक दंडादेश के लिए समन्स प्रक्रिया प्रयोग की जाती है। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, 2 साल तक की कारावास की सजा आकर्षित करते अपराधों के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी अपराधी को बरी किया जा सकता है यदि तहकीकात की समय सीमा संपूर्ण नहीं होता है जबकि उसका सर्वोच्च दंडादेश 2 साल का हो। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, 6 महीनों का। अगला प्रश्न है, किस प्रावधान के तहत मध्यवर्तीकालीन आदेश के विरुद्ध रिवीजन माना है। तो इसका जो यदि ये चारों को देखें तो ये चारों में से जहाँ तक पूरी संभावना नहीं कोई है, ये आपका 397 से संबंधित है, परंतु वो ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रश्न को हम लोग छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, अपराधी अपने अपराध को मानते हुए किस प्रावधान के तहत जुर्माना डाक विभाग द्वारा भर सकता है। तो इसका सही उत्तर है सीआरपीसी की दफा 206 के तहत। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 है, यदि उचित न्यायिक व्यवस्था पर दंड विधि प्रक्रिया में क्या परिवर्तन किया गया है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है, न्यायिक व्यवस्था से कार्यपालिका व्यवस्था को अलग करना। अगला प्रश्न है 9, मामला स्थानांतरण याचिका पर एक अदालत से दूसरे अदालत में विचार करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया को बाध्यता मूलक बंद रखने की प्रक्रिया का किस दफा के तहत वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर है सीआरपीसी की दफा 407 के तहत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, असहाय माता पिता को भरण पोषण देने के लिए क्या प्रावधान है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, अपने अधिकार है सीआरपीसी की दफा 125। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ठीक ठाक विनिर्मित से किए गए एक निर्दिष्ट दोषारोप को क्या कहते हैं। तो इसे चार्ज या आरोप कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। यहाँ 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूचियों का मिलान करना है, बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो गिरफ्तारी का ज्ञापन आप इसको 2 से मिला दीजिए, जिला आरक्षी नियंत्रण कक्ष 1 से मिला दीजिए, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अपराधी को कब्जा में ले सकता है, इसको 4 से मिलाइए, और डी को आप 3 से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से आपका जो सही उत्तर आ जाता है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है कि डॉक्टर परीक्षक कौन सा विषय अपनी रिपोर्ट में दर्ज नहीं कर सकता है। तो इसमें आप देखें, इसका जो डी ऑप्शन है आरोपी की पहचान चिन्ह, तो डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। जब कोई अदालत किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करती है तो उसे क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसे ये जो तीनों बातें हैं वो तीनों ही बातें सुनिश्चित करनी चाहिए, तथा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किसी कारणवश यदि आरोपी गिरफ्तार न होने के लिए अपने को छुपाता है तो अदालत क्या निर्देश दे सकती है। तो इसमें कुर्की का भी निर्देश दे सकती है, उद्घोषणा के लिए निर्देश दे सकती है, जारी किए गए वारंट छपवाने के लिए निर्देश दे सकती है, अर्थात उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किसी व्यक्ति की आत्महत्या की खबर पाकर एक थाना का ओआईसी क्या करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सीआरपीसी की धारा 174 के तहत नजदीकी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को घटना के बारे में सूचित करता है। तो 16 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां, साधारणतः जहां अपराध संगठित हुआ है उसी न्यायालय की अधिकारिता पर अवश्य पालनीय होता है। क्या यह विवेचना सीआरपीसी की धारा 177 के तहत ग्राह्य है। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही है कि उल्लिखित प्रणाली विधेयक की परिभाषा संबंधित है जब तक अन्यथा निर्देश ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, आपराधिक अवप्रेरण विचार के लिए कौन सी अदालत
ही केवल सक्षम है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, औपरेण द्वारा गठित अपराध जिस स्थानीय न्यायालय की परिसीमा में हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे 19 से 21 को इसी के माध्यम से करना है, तो निम्नलिखित विषय पर ध्यान देते हुए हमें 19 से 21 को सॉल्व करना है। तो इसमें है जो 19 है कि एक महिला किसी नाबालिग लड़की को एक वेश्या को पी शहर में बेच देती है, बाद में उसे एम शहर में ले जाएगा जहां उसके अपराध का पता चलता है। तो इसमें जो सही है पी शहर या एम शहर कहीं भी हो, ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से एक्स वाई को पी शहर से अपहरण करके उसे एम शहर को ले गया और वहां वह पकड़ा गया, तो इसका भी जो है आपका ए वाला पी शहर अथवा एम शहर या कहीं भी, ए सही हो जाएगा। द्विविवाह अपराध के लिए इस क्वेश्चन का यदि उत्तर देखें तो इसका सी उत्तर ए और बी दोनों ही, बोथ ए एंड बी दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 22। जहां दो या अधिक अदालत ने एक ही अपराध को संज्ञेय माना हो, तब इस मामले में कौन सी अदालत जो है अपराध का विचार करेगी? तो यदि इसमें आप देखें तो इसमें दोनों ही, ठीक है, तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। स्वतंत्र अधिकार रहते हुए कोई मजिस्ट्रेट कब अपराध की संज्ञेय पर सूचना मिलते ही कार्य कर सकता है? तो इसमें भी जो आपका ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों, ये दोनों ही सही हैं, अतः सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। निम्नलिखित किस परिस्थिति में एक सेशंस अदालत प्रारंभिक अधिकारिता होते हुए आपराधिक मामला में अधिकारी या लोक सेवक के विरुद्ध संज्ञान नहीं ले सकता है? तो इसमें आप देखें, इसमें तीनों ही मामलों में नहीं ले सकता, अर्थात उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति जो अपराध से व्यथित हो शिकायत कर सकता है, इस नियम का अपवाद क्या है? तो इसमें देखें तीनों ही जो दिए गए हैं ये तीनों ही नियम का अपवाद है, अर्थात उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट जो है आंसर ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप जल्द से जल्द पूरे प्रश्न पत्र को कम समय में मिला सकें। अगला प्रश्न है कि आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान मौलिक अधिकारों के लिए प्रदान किए जाने वाले निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आप देखें अनुच्छेद 20 और 21 को, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र और संघवाद हमारे संविधान की आवश्यक विशेषताएं हैं और इसकी संरचना की मूल विशेषता है। यह अवलोकन SR बोम्बई बनाम भारत संघवाद में किया गया था। तो यह किसके द्वारा, मतलब किस जज के इस वाद में? ये चारों ही जज थे, परंतु इसका उल्लेख किस जज ने किया था? तो न्यायमूर्ति AM अहमदी के द्वारा, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उसके दावे का समर्थन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ पूछताछ करने के लिए किसी भी कार्यालय का दावा करने या उसके खिलाफ शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया रिट कौन सा है? तो बी वाला सही अधिकार परीक्षा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही चुना जाता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, विधान परिषद से राज्यसभा को अलग करने वाली एक विशेषता क्या है? तो आप देखें अप्रत्यक्ष चुनाव दोनों जगह होता है, सदस्यों का नामांकन दोनों जगह होता है, सदस्यता का कार्यकाल दोनों जगह 6 साल है, परंतु महाभियोग की शक्ति जो है वो राज्यसभा के पास है परंतु विधान परिषद के पास नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, चुनाव आयोग किसके चुनाव का संचालन नहीं करता? तो चुनाव आयोग जो है लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव ये करवाता है, परंतु स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं कराता है। स्थानीय निकाय का चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो यह है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा की वैधता पर विचार करते हुए कहा कि उद्घोषणा निम्नलिखित मामलों में से एक में न्यायिक समीक्षा के अधीन है। वह मामला कौन सा है? तो वह मामला SR बोम्बई बनाम भारत संघ का है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान की किस सूची के तहत पारिवारिक विधियों, फैमिली लॉज के सभी पक्षों का उल्लेख किया गया है? तो यह जो है आपका समवर्ती सूची में है, बी ऑप्शन सही है। अगला है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो यदि आप करंट का देखेंगे तो वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, और ये ऑप्शन में कहीं पर नहीं दिया गया है, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि आपके जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे, अब इनको कैग बना दिया गया है। इनके पहले कौन थे? राजीव महर्षि थे, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 जो है, अंधा होना
संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य होने के लिए अयोग्यता नहीं। यह किस वाद में कहा गया? तो यह जयशंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य में कहा गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति निम्नलिखित में किसके पास है? तो यह शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। उच्चतम न्यायालय के पास आर्टिकल 32 के तहत, उच्च न्यायालय के पास 226 के तहत यह अधिकार है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है भारत के न्याय प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने एवं हिंसा का सत्याग संबंधित मूल कर्तव्य के किस अनुच्छेद में अंतर्गत उपबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 51A के आई के तहत। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? तो ये आर्टिकल 139 के तहत आती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का अनुच्छेद 371C किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 42 की तरफ। तो प्रत्यर्पण संबंधित है, ये आपका प्रत्यर्पण संघ सूची संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णित किया गया कि अनुच्छेद 141 में उल्लिखित समस्त न्यायालय शब्द में सर्वोच्च न्यायालय सम्मिलित नहीं है? तो यह जो है आपका बी ऑप्शन बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य में। अगला है नियत निर्देशक के किस आर्टिकल के तहत कृषि व पशुपालन के संगठन का प्रावधान है? तो आर्टिकल या अनुच्छेद 48 के तहत। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत सम्मिलित है? तो यह है आपका अनुच्छेद 75 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार आरक्षण के प्रश्न पर विचार किया था? तो ये आपका उसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? मंडल कमीशन का मामला। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 एवं 227 से प्राप्त शक्तियां संविधान के मूल ढांचे में है? तो यह इसका सही उत्तर क्या है? एल चंद्र कुमार वाद में। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। 49 पे 49 पे निम्नलिखित में से किस वाद में लोक अदालत संस्था का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया? तो इसका सही उत्तर अभी नहीं मालूम है, परंतु यदि संभावना देखी जाए कि इसका सही कौन सा हो सकता है, तो इसका सही होने के चांसेस ए वाला है, मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2014। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें मिलान करना है। तो इसमें आप देखें जो ए है एम.एच. हास्कट का वाद, एम.एच. हास्कट का वाद जो है निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार संबंधित है, अर्थात ए का 4 हो गया। जोगिंदर कुमार का जो वाद है, जोगिंदर कुमार का वाद, ये अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित है। 3 चमोली सिंह वाद जो है आश्रय के अधिकार संबंधित है, तो सी का 1 हो गया। और मुरली एस देवड़ा का जो वाद है, ये सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान के निषेध से संबंधित है, तो डी का 2 हो गया। इसको आप मैच करेंगे तो आपका सी ऑप्शन जो है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो यह जो है धारा 33 में, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सदोष अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो धारा 341 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से किस एक धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? तो धारा 40 में, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उद्यापन शब्द को परिभाषित किया गया है? तो धारा 383 में, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में क्रूरता शब्द को परिभाषित किया गया है? तो धारा 498 ए, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 56। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में आत्महत्या के लिए प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो धारा 309, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में सद्भाव शब्द का उपयोग नहीं किया गया है? तो सद्भाव शब्द का जो परिभाषा दी गई है वो धारा 52 में दी गई, परंतु उपयोग किस में नहीं किया गया? तो 89 में किया गया, 92 में किया गया, 93 में किया गया, परंतु 90 में नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? तो यह परिभाषित किया गया धारा 141 में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर एक घटना बताई गई है, ए बी को राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलता है, उसे पिस्तौल दिखाकर बी का पर्स मांगता है, परिणाम स्वरूप बी अपना पर्स उसे दे देता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ए ने किया था? तो लूट का अपराध यहाँ पर
ए के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उम्र तक की लड़की के भारत में बाहर के किसी देश से या जम्मू तथा कश्मीर से आयात करने के अपराध के लिए 10 वर्ष तक के कारावास के दंड का विधान किया गया है? तो 21 वर्ष या 21 वर्ष से कम की लड़की, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो धारा 85, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है यदि, तो ये इसमें जो तीनों कंडीशन दिए गए तीनों ही सही है। मृत्यु की आशंका हो, घोर उपाहित की आशंका हो, बलात्संग करने का आश्रय हो, तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है सरला मुदगल प्रेसिडेंट कल्याणी बनाम भारत संघ प्रकरण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये आपका द्विविवाह से संबंधित है। किससे? द्विविवाह से संबंधी है। ये जिसे बाइगेमी कहते हैं, इससे संबंधित है। अगला है 64, तो 64 है कि किस वाद में न्यायालय ने सामान्य आशय तथा समान आशय में अंतर को स्पष्ट किया है? तो महबूब शाह बनाम किंग एम्पायर में किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की धारा 351 के अंतर्गत हमला कारित किया जा सकता है? तो यह भाव भंगिमा और तैयारी दोनों के जरिए, तो था डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाव भंगिमा या कोई तैयारी से। अगला है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है? तो धारा 103, ठीक है, धारा 103, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है? तो धारा 403 के तहत परिभाषित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएं थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान करती हैं? तो धारा 131, 140, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है दुष्प्रेरण के अपराध में सम्मिलित है, तो इसमें आपका सहायता करना, षड्यंत्र करना, उकसाना, ये तीनों के तीनों सही है, अर्थात डी ऑप्शन सही जगह उपयुक्त सभी। अगला है भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत सहमति का बचाव निम्नलिखित में से किस या किन मामलों में उपलब्ध नहीं होता है? तो ये मृत्यु कारित करने के सहमत तथा घोर उपाहित कारित करने के सहमत दोनों में ही उपलब्ध नहीं होता, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। अगला है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देने वाला जल्लाद आपराधिक दायित्व से मुक्त है, मतलब उसे अपराधी नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है धारा 78 के तहत जल्लाद को अपराधी नहीं माना जाता है जब वो कोर्ट के जजमेंट के आधार पर किसी को मृत्युदंड देता है तब। अगला है एक कुत्ते को जेड की बिना सहमति के जेड के ऊपर कूदने के लिए उकसाता ताकि जेड को कष्ट हो। ए ने निम्नलिखित में कौन सा अपराध किया? तो आपराधिक हमला किया है ये, तब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक चोरी की परिभाषा के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसमें यदि आप देखें इन चारों को, तो किसी अन्य की चल संपत्ति को हटाया जाना ये चोरी में आएगा, उस व्यक्ति की सहमति के बिना उसका लिया जाना ये भी चोरी में आएगा, उस संपत्ति को ले जाने के आस से ये भी सहमति में ये भी चोरी में आएगा, परंतु उस व्यक्ति का स्वामित्व हटाया जाना मतलब किसी और का स्वामित्व आ जाना इसको नहीं माना जाएगा। तो 73 का बी। अगला है निम्नलिखित में से किससे दंगा का अपराध घटित नहीं होता है? झगड़ा करते हुए एक लोक स्थान पर लोक शांति को भंग करना, ये तीनों के तीनों ही दंगे के अंतर्गत आएंगे, परंतु ये जो ए ऑप्शन है 5 या अधिक व्यक्ति ये गलत है, 2 या अधिक व्यक्ति होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध नहीं है? आत्महत्या का प्रयास, हत्या का प्रयास। आत्महत्या का प्रयास है परंतु यदि आत्महत्या कोई कर लेता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, तो 75 का ए सही हो जाएगा। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का शब्दकोश किसने तैयार किया था? तो यह जो शब्दकोश है वो JF स्टीफन ने तैयार किया था, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य है? तो यहाँ पे देखें ये तीनों के तीनों जो ऊपर दिए गए हैं ए बी सी में, ये तीनों के तीनों ही क्या है? तथ्य हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, 77 का डी। अगला है ए द्वारा बी की हत्या का विचारण में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? तो यदि इसमें देखें ए बी की हत्या के तुरंत बाद भाग गया, ए ने बी से 50,000 रुपये उधार लिए, तो ये आपका हत्या का कारण बन सकता है। बी की हत्या चेन्नई में जबकि ए उस दिन मुंबई में था, तो इसको भी सुसंगत नहीं माना जा सकता क्योंकि वो किसी से हत्या करवा सकता है। ए और बी हत्या से पहले देखे गए थे, ये सुसंगत नहीं माना जा सकता है, तो इसमें आपका बी जो है वो सही होगा। अगला है 79 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के कितने भाग और अध्याय हैं? तो इसके 3 भाग
और 11 अध्याय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक दस्तावेज नहीं है? तो मुकदमे में अर्जी अथवा लिखित दस्तावेज, ये आपका इसके तहत लोक दस्तावेज नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने टेप रिकॉर्डर वार्तालाप को रेस जेस्टेक के तौर पर मान्य ठहराया है? तो ये जो आपका था, ये है यूसुफ अली बनाम महाराष्ट्र राज्य। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखें, एक एजेंट के द्वारा किसी पक्ष को दिए गए बयान स्वीकृत माने जाएंगे? तो इसका सी ऑप्शन यदि है जो है, यदि न्यायालय के अनुसार केस की परिस्थितियों को देखते हुए एजेंट स्पष्ट या निर्दिष्ट रूप से अधिकृत है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला है निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इकबालिया बयान में या तो अपराध के संदर्भ में पूर्ण स्वीकृति होनी चाहिए या कम से कम काफी हद तक उन सभी तथ्यों की स्वीकृति होनी चाहिए जो अपराध का मूल है? ये किस में कहा गया? तो ये आपका पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य में कहा गया। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। तो यहाँ पे एक पूरी घटना दी गई है, ठीक है। इस घटना का जो है, इसके आधार पर उपयुक्त लेखांश में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत क्या मान्य होगा, ये हमें बताना है। तो इसके तहत जो सी ऑप्शन है, मैंने वहाँ भाला और अपना डंडा गांव में बी के रिक में छुपा दिया, यदि आप आए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो ये सी वाला इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मरणोपूर्व अंतिम बयान की स्वीकृति निम्नलिखित किस केस पर आधारित है? तो ये आपका इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें माना जाता है कि मरते समय कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। अगला प्रश्न है कि एक कथन कारण दिया गया है, इसमें बताना है। तो कथन है फौजदारी अदालत के निष्कर्ष दीवानी अदालत में अस्वीकार्य है। कारण है फौजदारी अदालत से बरी या दोषी होने का दीवानी अदालत में प्रमाणिक मूल्य है कि केवल इतनी ही अदालती कार्रवाई हुई थी जिसके उपरांत बरी या दोषी पाया गया था। तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 निम्नलिखित में से कौन सी स्वीकृति से संबंधित है? तो इसमें जो तीनों है ABC तीनों से संबंधित है, अर्थात उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मूल प्रति ना होने पर छाया प्रति ये स्वीकार्य साक्ष्य है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 89 पे, निम्नलिखित में से कौन विवादित लेखन की तुलना स्वीकृति लेखन से कर सकता है? तो न्यायालय भी कर सकता है, लिखावट विशेषज्ञ कर सकता है, जो उस व्यक्ति की लिखावट से परिचित वो भी कर सकता है, तो मतलब उपयुक्त में से कोई भी कर सकता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है ए लिखित रूप से बी को 1000 या 1500 में एक घोड़ा बेचने की सहमत देता है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसमें आप बी वाला ऑप्शन देखें, निर्धारित खरीद मूल्य दर्शाने के लिए साक्ष्य नहीं दिखाया जा सकता है, ये सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है जब तक यह दर्शित न किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे समय नहीं थी कि जब गर्भाधान किया जा सकता था। यह निर्णायक प्रमाण है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है न्यायालय 92 नंबर क्वेश्चन, न्यायालय उपाधारित कर सकेगा कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक कि तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि नहीं होती। यह अनुमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? तो ये जो है धारा 114 के बी में है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93, ए जानबूझकर बी को भ्रमित कर विश्वास दिलाता है कि उक्त जमीन का मालिकाना हक ए के पास है और उसके बाद बी को खरीदने के लिए राजी करता है तथा वह खरीद लेता है। तदुपरांत वह जमीन ए की हो जाती है। अब ए बी को पहले बेची जमीन के करारनामे को यह कहकर रद्द करना चाहता है कि उस समय वह उक्त जमीन का मालिक नहीं था। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें जो बी सही है, बी ऑप्शन है वो सही है, उसे यह तथ्य निर्धारित करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। बी वाला ऑप्शन सही है। 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य और उचित है? तो यहाँ पे जो दो चीजें हैं कि पहला, सभी सिविल कार्रवाइयों में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार के पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे, सही है। दूसरा, किसी व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई में उस व्यक्ति का पति या उसकी पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगी, ये दोनों ही सही हैं, अतः सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे कि दीपक पर हथियारों की आपूर्ति कराने के हथियारों की आपूर्ति कराने के अपराध का आरोप है। वह अपने विधिवक्ता श्वेता के सामने अपराध स्वीकार कर उसे बचाने के लिए कहता है।
इसके अनुसार क्या होगा कि जो वह बात वकील को बताएगा वह बात मतलब एक विशेषाधिकार है, वह जो वकील होगी वो कहीं और प्रकट नहीं कर सकती हैं। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य और उचित है? तो इसमें देखें दोनों ही इसमें जो है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए साक्षी नहीं हो सकता कि उसे किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए तलब किया गया हो। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को प्रतिपरीक्षा तभी हो सकती है जब उसे साक्षी के रूप में बुलाया गया। तो दोनों ही सही हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। किसी भी साक्षी की उन पूर्वतन कथनों के बारे में जो उसने लिखित रूप में किए हैं या जो लेखबद्ध किए गए हैं और जो प्रश्नगत बातों से सुसंगत है, प्रतिरक्षा की जा सकेगी, ऐसा लेख उसे दिखाए बिना। ये बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 98 देखें। बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के अभियोजन की प्रतिरक्षा में पीड़िता के साधारण अनैतिक आचरण से संबंधित प्रश्नों को पूछना अनुज्ञेय नहीं होगा। यह नियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 146 में किस साल में संशोधन कर जोड़ा गया था? तो यदि देखा जाए इसको 2013 में जोड़ा गया था, परंतु ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं गया है। तो इस प्रश्न को छोड़ दीजिए कि क्या माना जाएगा, कि आयोग क्या मानेगा वो देखने की बात रहेगी। क्वेश्चन नंबर 99 देखें। तो फॉल्सस इन ओमनिवस का क्या मतलब है? तो इसका यह मतलब है कि यदि एक तथ्य असत्य है तो पूरा साक्ष्य जो है वो असत्य है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखें। पुलिस ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के दिन गिरफ्तारी से पहले ही वसूली को प्रभावित किया है। ऐसी वसूली क्या होगी? वैध होगी। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन देखे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।